Hello students, welcome to the YouTube channel Be Prepared for UGC NET. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for latest videos update. अनअकैडमी है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स का एक ऑनलाइन हब जहां पर आप बेस्ट एजुकेटर्स से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अब की बार अनअकैडमी आपके लेकर आया है एक बहुत ही स्पेशल ऑफर। अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन 6 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो उसके साथ आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। और अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। इसके लिए आपको जो है वो रेफरल कोड अप्लाई करना होगा जो कि है SHAFALI शिफाली NTA। उसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एंटी यूजीसी नेट का स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है अनअकैडमी पर, जो कि 26 फेब को होने वाला है शाम को 4 बजे। पेपर 1 के लिए टेस्ट होगा, लाइव टेस्ट होगा, डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस भी आपको बाद में करवाया जाएगा। अब अगर आप इस एग्जाम को लाइव देते हैं इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है, बट आपको बहुत से अच्छे अच्छे प्राइजेस और स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलेगा। जैसे कि टॉप रैंकर वाले को लैपटॉप प्लस 100% स्कॉलरशिप, रैंक 2 to 5 को टैबलेट एंड 75% स्कॉलरशिप, एंड फर्दर ऑन इसी तरीके से 5000 का वाउचर, 2500 का वाउचर, 25% स्कॉलरशिप एंड 50% स्कॉलरशिप के प्राइजेस आपको देखने का मौका मिलेगा। तो फटाफट से इसके लिए आप एनरोल कर लीजिए, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी आपको पे नहीं करना है, बट आप रेफरल कोड यूज कर सकते हैं इसे एनरोल करने के लिए। रेफरल कोड क्या है? SHAFALI NTA। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अरे मैंने तो बहुत मेहनत की थी फिर भी मेरा नेट क्लियर नहीं हुआ। अभी बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन घूम रहा है कि मेरा नेट क्लियर क्यों नहीं हुआ, और अगर क्लियर नहीं हुआ तो आगे मैं फर्दर क्या करूं। इस टाइम पर क्या ऐसी चीज़ हो सकती है, क्या ऐसा स्टेप हो सकता है जो मुझे लेना चाहिए। दैट मीन्स क्या मुझे इसे स्किप कर देना चाहिए, नेट का एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है, हमारे बस की बात नहीं है, चलो इसको छोड़ देते हैं, या मुझे इसको अभी भी पकड़ के होल्ड करके और नेक्स्ट अटेम्प्ट में किसी भी हालत में इसे क्लियर करना है। आज इसी डिस्कशन के अंदर, इसी जद्दोजहद के अंदर मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। नमस्कार, मेरा नाम है शिफाली बजाज। आप मेरे इस चैनल पर UGC नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं और आगे भी इससे रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। आज मैं जो बात कर रही हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर नेट क्लियर नहीं हुआ है, हम JRF करना चाहते थे वो हम नहीं कर पाए हैं, तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए। बहुत से मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस बारे में पूछ रहे हैं कि अब क्या करें। बहुत ज़्यादा इस टाइम पर नेगेटिव भी हैं कि क्या करें, बहुत मेहनत करने के बाद भी क्लियर नहीं हुआ तो क्या मैं इसे क्लियर नहीं कर सकता या कर सकती हूँ। देखो, किसी के माइंड में इस चीज़ के ऊपर वो खुद डेवलप करता है इस चीज़ को कि वो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है या नहीं, क्योंकि ब्रेन सबके पास है, सब मेहनत कर सकते हैं, बट हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है वो बैठ जाती है किसी ना किसी के माइंड में कि ये एग्ज़ाम मेरे लिए नहीं है। अब आपको पता है IAS IPS ऑफिसर्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं सिविल सर्विसेज के, वो कितने टफ रहते हैं, वो भी तो कोई क्लियर करता है। ऐसा तो नहीं है कि वो कंप्यूटर्स हैं, वो भी इंसान ही हैं। तो नेट का एग्ज़ाम अगर एक टीचर से पूछा जाए एज मी, तो मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा ईजी है। क्यों ईजी है, क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ? देखो, हर बार मेरे लिए ईजी नहीं रहा था, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा टफ रहा था। मैं भी इस जगह पर बहुत बार खड़ी हुई हूँ जहाँ पर मैं आज आपको कहीं ना कहीं हेल्प करने जा रही हूँ। मैंने भी जो है 5th अटैम्प्ट के अंदर इस एग्ज़ाम को क्लियर किया था। बहुत हैरानी वाली बात है, स्टूडेंट्स कहेंगे कि एक टीचर होकर इतना अटैम्प्ट्स के बाद एग्ज़ाम क्लियर हुआ। तो देखो, हर किसी के पास कुछ कारण होते हैं, कुछ रीज़न्स होते हैं जो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। तो आज मैं हेल्प करने जा रही हूँ इन्हीं रीज़न्स को कैच आउट करके कि आप एग्ज़ाम कैसे क्लियर करोगे फर्दर। देखो, एक तो बात आपने सुनी होगी कि आधा रास्ता जाने के बाद अगर आप पीछे मुड़ोगे तो भी उतनी मेहनत लगेगी और आगे पहुंच जाओगे तो भी उतनी मेहनत लगेगी। अब आप आधे रास्ते तक पहुंच चुके हो, मे भी आप 80% तक पहुंच चुके हो कई स्टूडेंट्स, ठीक है, बट फिर भी वो एग्ज़ाम आगे अब फर्दर दे या ना दे इस जद्दोजहद में है। अगर आप एग्ज़ाम नहीं दोगे, एक बात, एक सिचुएशन लेकर चलो।
तो आपको अपना नया करियर डिसाइड करना होगा, नई जगह पर जाना होगा, इस चीज़ को बिल्कुल भूल जाना होगा, इस सपनों को अपने दिमाग से हटा देना होगा। तो क्या ये इजी है? बहुत मुश्किल है। ये आधा रास्ता ही है जो हमें वापस उस टाइप पे रिवाइव करना पड़ेगा। हमें उसी जगह पर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ दोबारा हमारे लिए कोई ना कोई चीज़ सोचनी पड़ेगी और उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। ये सारा कुछ आधा रास्ता ही है। अब इस चीज़ की तरफ जब आपने ये मंजिल सोची तो आप इस चीज़ की तरफ जब आधा रास्ता यहाँ पर निकल चुके थे, फिर वापस जाने का कोई मतलब नहीं है। तो हमें पॉजिटिव रहकर इसी रास्ते में आगे बढ़ते जाना है। सबसे पहला काम, सबसे मेन काम जो आपको इस टाइम पर करना होगा, अपने एग्ज़ाम को क्लियर कैसे करो। तो सबसे पहले जहाँ पर आप पढ़ते हो, जहाँ पर भी आपका रूम है, आपका टेबल है, आपकी बैठने की जगह है, वहाँ पर एक पेज के ऊपर एक पेज बनाओ, उसके ऊपर लिखो 10 रीजंस या वीकनेसेस जिसकी वजह से मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। देखो कोई ना कोई कारण रहता है। जब मैं कहती हूँ कि मैंने 5 अटेम्प्ट्स में क्यों एग्ज़ाम नहीं किया क्लियर, तो उसके अंदर पहला रीज़न था, पहले मैं अपने कंसेप्ट्स में क्लियर नहीं थी, मैंने अपने सब्जेक्ट्स को सिलेबस को कवर तक नहीं किया था। सेकेंडली मैं टाइम नहीं दे पाई थी। थर्ड, जब मैं एग्ज़ाम देने गई मुझे प्रिपरेशन थी बट मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। तो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं उसके पीछे। तो 10 रीज़न्स आपको लिखने हैं। देखो कई स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैम हमें तो कोई रीज़न समझ नहीं आ रहे, कि हमारे रीज़न तो कोई था ही नहीं, हमने तो पूरी मेहनत की थी, हम तो वहाँ पर बिल्कुल ओके गए थे, फिर भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। तो उनको मैं हेल्प करूंगी कि किस टाइप के रीजंस आपके अंदर मैं ढूंढने में हेल्प करूंगी, क्या वीकनेसेस हैं। सबसे पहली चीज़, कई स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि यूनिट्स को स्किप करके चले जाते हैं कि ये यूनिट हमारे बस की नहीं है, बहुत बोरिंग है, बहुत डिफिकल्ट है, चाहे मैं पढ़ भी लूँ तो भी मैं इसको क्लियर नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो हम ऐसे यूनिट्स को स्किप करके चले जाते हैं। इसका मतलब हम सिलेबस ही छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो पहला कारण, पहली जो रीज़न है वो आपका ये हो सकता है। अब इन रीजंस के ऊपर एक काम कैसे करना है वो भी मैं आपको फर्दर बताने वाली हूँ। ठीक है, दूसरा जो रीज़न हो सकता है, हमने सिलेबस कवर किया, पूरा अच्छे से सिलेबस कवर किया, सारे यूनिट्स को कवर किया, बट वो एग्ज़ाम में आया ही नहीं। जो चीज़ हमने पढ़ी वो एग्ज़ाम में आई ही नहीं। इसका मतलब क्या है, आपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन नहीं की है ना। तीसरा कारण क्या है, सिलेबस कवर हुआ लेकिन डीपली नहीं किया। मतलब एग्जाम में आया, भी टॉपिक्स कवर भी कर लिए, बट उनको डीप सेंस में क्लियर करने की जरूरत थी और मुझे सिर्फ ऊपर ऊपर का आता था, है ना, होता है ना ऐसे। तो कंसेप्ट्स क्लियर नहीं थे आपके। नेक्स्ट इज रिवीजन टाइम नहीं मिला। मतलब आपने जो 6 महीने पहले पढ़ा था वो पेपर में आ भी गया, एग्जैक्टली आ गया, आपने 6 महीने पहले पढ़ा था, बट आपके पास रिवीजन का टाइम नहीं था आपकी बार, तो आप उसे रिवाइज नहीं कर पाए, और रिवाइज नहीं कर पाए उसकी वजह से आपका जो है वो चीज़ वो आपके माइंड से निकल चुकी थी, भूल चुके थे। ह्यूमन माइंड है, कंप्यूटर नहीं है ना, हम भूल जाते हैं चीज़ों को, और हम भूल चुके थे और उसकी वजह से मतलब क्वेश्चन आते हुए भी हम वहाँ पर क्लियर नहीं कर पाए। हमें समझ थी कि कैसे होगा, बट हमें प्रॉपरली याद नहीं आ रहा था कि कैसे होगा ना। टाइम मैनेजमेंट में कमी, सबसे बड़ा कारण जो मेरी वजह से मेरे एक पेपर में रहा है, टाइम मैनेजमेंट में कमी। मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाती थी। आपके साथ भी हुआ होगा कि आपको 1 घंटा मिला है पेपर 1 को करने के लिए और आपने 1.5 घंटा पेपर 1 में ही लगा दिया, है ना, और पेपर 2 के सारे क्वेश्चंस पढ़ तक भी नहीं पाए। ऐसा हुआ है, तो ये एक रीज़न हो सकता है। गेट नर्वस एट द टाइम ऑफ एग्जाम, पूरी प्रिपरेशन थी, टाइम मैनेज था, सब कुछ था, लेकिन एग्जाम के टाइम पर नर्वस हो गए, और नर्वस होने के बाद कुछ भी उल्टे सुल्टे आंसर्स दे आए, और जब आंसर की डिस्कॉर्डेड रिस्पॉन्सेज में आया तो हमें लगा कि इतनी बड़ी बेवकूफ़ी हम कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हमने ये कैसे मार्क कर दिया। ये होता है नर्वसनेस। देखते हैं इसका क्या आगे जो है सोल्यूशन हो सकता है। पेपर 1 में प्रैक्टिस टॉपिक्स को हल्के में लिया, DI, RC, रीजनिंग, ये जो है वो स्कोरिंग एग्जाम्स होते हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, स्कोरिंग यूनिट्स होती हैं, और इसको हम हल्के में ले लेते हैं। यार पेपर 1 क्या है, कुछ भी नहीं है, टीचिंग है, रिसर्च है, ये मुझे आता ही है, और DI, रीजनिंग और इसको तो प्रैक्टिस से करना है, तो वो तो वहाँ पर भी हो जाएगा, ना भी पढ़ेंगे तो, मतलब ऐसा माइंडसेट होता है। और पेपर 1 एक अकेला ऐसा पेपर है जो JRF ईजिली दिलवा सकता है, ईजिली, ठीक है, कम मेहनत में और अच्छी कमिटमेंट के साथ ईजिली, जिससे हम ले सकते हैं। तो इसको हल्के में तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, है ना। और पेपर 2 लास्ट जो यहाँ पर है मेरे पास रीज़न, पेपर 2 में कंसेप्ट्स क्लियर नहीं थे या यूनिट्स कवर नहीं कर पाए क्योंकि सिलेबस बहुत लेंदी था, ठीक है, कंसेप्ट्स क्लियर नहीं कर पाए या बहुत लेंदी सिलेबस है, तो उसकी वजह से। अब क्या इनके पीछे सोल्यूशन हो सकता है? मैंने अपने कारण तो बता दिए भाई, बहुत से रीजंस हैं। हाँ, मुझे इसमें से कुछ रीजंस मिले भी हैं। आप ये सोच रहे होंगे इस टाइम पर कि ठीक है, इसमें से कुछ ऐसे रीजंस हैं भी जो मेरे ऊपर जो है सूटेबल होते हैं, बट इसका सोल्यूशन कैसे करूँ? तो इसके सोल्यूशन के लिए भी मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो एग्ज़ाम देकर आए हैं और कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है।
10 रीजंस के अंदर जो मैंने यहाँ पर आपको मैंने 8 रीजंस बताए हैं, आप फर्दर आगे निकाल सकते हैं। यूनिट स्किप कर दिया या सिलेबस छोड़ दिया है तो फोकस करो उन यूनिट्स के ऊपर जिसको आप स्किप करके गए थे, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, फोकस करो उन यूनिट्स को जिनको आप छोड़ के गए थे, और जब उन यूनिट्स को उठाते हो तो उस बात को बिल्कुल माइंड से निकाल दो कि ये यूनिट बोरिंग है, ये यूनिट मुश्किल है, ये यूनिट मेरे से नहीं होगी, इसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर उस यूनिट से 2 क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिले थे तो उस यूनिट को अभी के अभी पकड़ो और उसे खलास कर डालो, ठीक है। दूसरी बात, सिलेबस कवर्ड बट नॉट इन एग्जाम, एग्जाम में नहीं आया, ऐसा कुछ अगर आपके साथ हुआ है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा डालो। अपने आप की खुद की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ। मेरे पास मैं आपको दिखा सकती हूँ, इतना रफली लिखा हुआ है अपने पेपर टाइम के अंदर, मैंने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की प्रॉपर लिस्ट बनाई थी, वो मैं आपको दिखा सकती हूँ, ठीक है। और उसके अलावा सिलेबस कवर्ड बट नॉट डीपली, कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए। अगर ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ, कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए और डीपली कवर नहीं किया, तो देखो कंसेप्ट क्लियर करने में हम खुद की हेल्प कैसे कर सकते हैं। हमें नहीं समझ आता कि हम कंसेप्ट कैसे क्लियर करें, कौन सी बुक से, कैसे समझें इन चीज़ों को, हमें किसी की हेल्प चाहिए। अब हेल्प चाहे तो आप अनअकैडमी से ले सकते हैं, चाहे आप किसी भी कोचिंग जगह से कोचिंग कर सकते हैं, चाहे आप अपने फ्रेंड्स तक से हेल्प ले सकते हैं अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। तो ये कीजिए, सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर कीजिए, डीप में पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। रिवीजन टाइम नहीं मिला, अब देखो जिन स्टूडेंट्स को रिवीजन टाइम नहीं मिला, बाकी सब प्रिपरेशन थी, तो प्रॉपर टाइम टेबल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप प्रॉपर टाइम टेबल बना लो, बनाकर फिर प्रेपरेशन करना शुरू करो, और एक महीना लास्ट का रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए रखो, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए दी बेस्ट है। टाइम मैनेजमेंट में कमी थी, अगर आपके टाइम मैनेज नहीं कर पाए तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। एक टाइमर सेट कर लो, आपके सबके फ़ोन में स्टॉप वॉच है, टाइमर है, उसके साथ मिनिमम टाइम के अंदर आपको क्वेश्चंस को क्लियर करना है। टाइमर सेट करो, क्वेश्चंस जितने क्लियर कर सको उतने क्लियर करने की कोशिश करो, ठीक है। टाइम मैनेज इजीली हो जाएगा, धीरे धीरे आपको लगेगा कि आप इंप्रूव हो रहे हो। नर्वस हो गए थे एग्जाम के टाइम पर, तो नर्वसनेस के लिए अब क्या कर सकते हैं, तो मैं कोई मेडिटेशन वगैरह नहीं देने वाली हूँ, ठीक है। तो नर्वसनेस तो तभी जाएगी जितना आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे, जितना आप क्वेश्चन सोल्व कर चुके होंगे। तो मेरा यही आपके लिए राय रहेगी इस टाइम पे कि आपके जो पहले के पेपर्स हैं या सैम्पल पेपर्स हैं उनको उठाइए, खुद का एग्ज़ाम लीजिए, टाइमर सामने सेट कीजिए, ठीक है। 1 घंटे में उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, या 20 क्वेश्चन ले लीजिए सिर्फ, उसको 10 मिनट में कंप्लीट करना है। ये चीज़ें जो है ना वो आपके एक तो टाइम मैनेज तो करने में भी हेल्प करेगी, और ऊपर से आपको नर्वसनेस भी नहीं होगी। जब आप यहाँ पर फर्दर घर पे अपना एग्ज़ाम ले रहे हैं और 50 बार अपना एग्ज़ाम ले चुके हैं, तो 51st टाइम अगर आप एग्ज़ाम देने चाहोगे तो क्यों नर्वसनेस होगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। और पेपर 1 के प्रैक्टिस टॉपिक्स को मैंने बोला कि हल्के में लिया, प्रैक्टिस नहीं किया, तो DI RC रीजनिंग मैंने ये पहले भी बताया, ये बेस्ट टॉपिक्स हैं, बेस्ट यूनिट्स हैं, स्कोरिंग हैं। आप वहाँ पर पूरा श्योर हो सकते हो कि इसके अंदर तो मुझे मार्क्स मिलेंगे। अब देखो टीचिंग का एक क्वेश्चन होता है जहाँ पर हमें बोल दिया जाता है कि दी बेस्ट, आप यहाँ पर बेस्ट चूज़ कीजिए जो यहाँ पर सुटेबल हैं इफेक्टिव टीचिंग के लिए। अब एक पर्सन एज अ माई माइंड, मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैं कुछ और मतलब बेस्ट चूज कर सकती हूँ कि हाँ इफेक्टिव टीचिंग के लिए ये चीज़ सही है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। और NTA ने वहाँ पर हो सकता है किसी और चीज़ को ज़्यादा मार्कअप किया हो, किसी और चीज़ को ज़्यादा फोकस किया हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे गलत भी हो सकते हैं। बट अगर हम RC DI और ये करके जाते हैं, इन टॉपिक्स को रीजनिंग करके जाते हैं, तो ये तो 101% हमारे होने ही वाले हैं। मतलब जो हम वहाँ पे सॉल्व करके घर पे सीख के गए हैं, करके गए हैं, वो तो वहाँ पर हमें स्कोर देंगे ही देंगे। तो इन पर काम करो, ये आपको JRF दिला सकता है, ठीक है। पेपर 2 में कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, यूनिट को कवर नहीं कर पाए, सिलेबस लेंथी है, सबके साथ है ये चीज़। तो क्या करना है, तो कंसेप्ट्स के लिए मैंने बता दिया है, अच्छी सी अच्छी जगह पर अपनी प्रिपरेशन करो, हेल्प लो, कहीं से भी, अनअकैडमी से, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, या अपने फ्रेंड्स से भी, किसी से भी हेल्प ले सकते हो। और अगर सिलेबस लेंदी लगा है, उसकी वजह से क्लियर नहीं कर पाए हो, तो टाइम पर सिलेबस कंप्लीट करने के लिए अभी से काम पर लग जाओ, अभी से काम पर लग जाओ। डोंट वेस्ट अ सिंगल मिनट, सिंगल डे, ठीक है।
अभी से तैयारी में लग जाओ तो ये सारे आपको, मुझे लगता है ये सारे पॉइंट्स आपके लिए हेल्प करेंगे। और एक बात मेरे हिसाब से अब ज़रूर माइंड में रखना कि आपको जो है जब भी प्रिपरेशन शुरू करनी है तो मंथ्स में कभी काउंट नहीं करना। जो मैंने चीज़ की है वो मैं आपको बता रही हूँ, मंथ्स में कभी काउंट मत करना चीज़ों को, हमेशा जो है वो डेज में काउंट करना। कहने का मतलब जो दिन बचे हैं आपके पास वो दिनों में काउंट करना, कभी भी महीनों में काउंट मत करना। अब आप कह रहे हो कि एग्ज़ाम मैम कब होगा, हमें ये भी नहीं पता, तो एग्ज़ाम जो है वो मई के मिड में, आप एक आइडिया लगा के चल सकते हो अभी कि मई के मिड में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो मई के मिड में अगर आपका एग्ज़ाम है तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन में अभी लग जाओ। अभी जिस पॉइंट पर आपको काम करना है, इनमें से मैंने बहुत से आपको पॉइंट शेयर कर दिए हैं, जिस पॉइंट पर आपको काम करना है उसी पॉइंट पर काम करने के लिए लग जाओ, शुरू हो जाओ और अपनी दी बेस्ट तैयारी करना शुरू हो जाओ पूरी कमिटमेंट के साथ। काउंट डेज नोट मंथ्स एंड गेट रेडी टू क्रैक JRF नेट। ठीक है, ओके। तो इसी आशा के साथ कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना अगर आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो उनको कहीं ना कहीं किसी भी पॉइंट पे हेल्प कर सकती है। और वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो लाइक होने लायक रखती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इसी तरह की हेल्पिंग वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेकर आती रहूँगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।